हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रुक्मिणी चौधरी और आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं स्लीप एपनिया के बारे में। अगर हम बात करें तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया यानी कि OSA, तो आज के इस पूरे वीडियो में हम जानकारी देंगे कि ये क्या प्रॉब्लम है, स्लीप एपनिया क्या कंडीशन है, कितना कॉमन है और कितना सीरियस ये प्रॉब्लम है, कैसे इसकी जांच की जाती है, कौन से टेस्ट हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, और स्लीप एपनिया के माइल्ड केसेस, मॉडरेट केसेस और सीरियस केसेस कैसे हैंडल किए जाते हैं, कैसे मैनेज किए जाते हैं। लास्ट में हम बेस्ट इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन की तो पूरी जानकारी के लिए आपको पूरा वीडियो जरूर देखना है। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज स्लीप एपनिया। देखिए, स्लीप एपनिया से पहले हम थोड़ा एपनिया के बारे में बात करेंगे। अगर हम बात करें एपनिया यानी कि सांस में दिक्कत होना, जैसे डिस्निया होता है, डिफिकल्ट ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत। एपनिया यानी सांस का ना आना, एक तरह से स्टॉप हो जाना व्हाइल स्लीपिंग। तो जब आप सो रहे होते हैं, जब आपको सांस लेने में अगर दिक्कत हो, सांस आपकी बंद हो जाए यानी आपका ब्रीदिंग स्टॉप होता है और स्टॉप होता है, स्टार्ट होता है व्हाइल यू स्लम्बर, तो ये एक तरह का सीरियस स्लीप डिसऑर्डर है। ये कंडीशन किन को कॉमन है और क्या ये सीरियस प्रॉब्लम है, तो बताएंगे। बिल्कुल बहुत ही सीरियस ये जो है स्लीप डिसऑर्डर है और अगर इसको ट्रीट नहीं किया जाता है तो इसके कॉम्प्लिकेशन यानी इसके नुकसान भी देखे जाते हैं। तो बात कर लेते हैं रिस्क फैक्टर्स की कि किन को ये कंडीशन प्रॉब्लम जो है ज्यादा देखी जाती है। बात करें अगर ओबेसिटी की, ओवरवेट की और मोटापे की। ओवरवेट जो होते हैं तो उनमें खर्राटे, स्नोरिंग ज्यादा, इसका भी एक सिम्टम रहेगा स्लीप एपनिया का। फैमिली हिस्ट्री रही है स्लीप एपनिया की, फैमिली में है तो आप भी कहीं ना कहीं रिस्क पे हो जाते हैं। पुरुषों में ये प्रॉब्लम ज्यादा देखी जाती है स्लीप एपनिया की, डिसऑर्डर है। अगर हम बात करें हाई ब्लड प्रेशर की और डायबिटीज की, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर स्लीप एपनिया के कॉम्प्लिकेशन भी बनते हैं और रिस्क फैक्टर्स भी बनते हैं। यानी अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर और शुगर है तो कहीं ना कहीं आपको रिस्क हो जाता है स्लीप एपनिया का, और अगर आपको स्लीप एपनिया है तो कॉम्प्लिकेशन में भी ये चीजें देखी जाती हैं कि आपको डायबिटीज हो और फिर आपको हाई ब्लड प्रेशर हो, यानी इस तरीके से देखे जाते हैं। हार्मोनल प्रॉब्लम की, महिलाओं में अगर हम बात करें PCOD, हार्मोनल चेंजेस अगर होते हैं, PCOD का जो कंडीशन देखा जाता है उसमें भी स्लीप एपनिया कहीं ना कहीं ये PCOD रिस्क बन जाता है। अगर एज जैसे जैसे आपकी उम्र होती है तो भी देखे जाते हैं कि जाइप्स का होता है। थोड़ा सुपरफिशियली हम बात करेंगे ऊपर तौर पे तो इसको 3 कैटेगरी में रखा जाता है। सबसे पहले आता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ऑब्स्ट्रक्टिव नाम से पता लग रहा है ब्लॉकेज, यानी ऐसा नींद में सांस ना आना जिसमें आपका ब्लॉकेज हो जाए, एक तरह से चॉकिंग हो जाए, सांस की जो नली है वो बंद हो जाए। सबसे साधारण है, सबसे कॉमन है, सबसे ज्यादा देखे जाने वाला है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा देखी जाती है। इसमें नाम से पता लग रहा है ब्लॉकेज, यानी कि आपका जो रेस्पिरेटरी पैसेज होता है, सांस की जो नली होती है वो किसी भी वजह से उसमें ब्लॉकेज हो जाए, कोई टिश्यू ग्रोथ कर जाए, जैसे अगर हम बात करें टॉन्सिल्स की, एडिनॉइड्स की, यानी सांस की नली में कहीं ना कहीं भी चौक हो जाए, वो ब्लॉक हो जाए, तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम देखी जाती है। सेंट्रल स्लीप एपनिया, सेंट्रल देखिए नाम से पता लग रहा है। अब देखिए हर एक सिस्टम हमारे ऑब्वियसली बात है ब्रेन से रेगुलेट होते हैं, हमारा हर एक सिस्टम का एक पर्टिकुलर एरिया होता है वहां पे। तो सेंट्रल स्लीप एपनिया में ब्लॉकेज तो नहीं होती है, यानी कोई सांस की नली में कोई रुकावट नहीं होती है। इसमें आपका जो ब्रेन जो सेंटर होता है, रेस्पिरेटरी सेंटर जो होता है, वो वहां उसमें इश्यूज आ जाते हैं कुछ, उसकी वजह से जो है ब्रेन से सिग्नल नहीं मिल पाता है, मांसपेशियां जो हमारी ब्रीदिंग में जो है कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और इस तरीके से हम ब्रीद कर पाते हैं, तो ये सिस्टम पूरा अच्छे से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से जो है सेंट्रल स्लीप एपनिया देखा जाता है। आता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में दोनों कंडीशन आ जाती हैं, आपका ऑब्स्ट्रक्शन यानी ब्लॉकेज भी आ जाती है सांस की नली में और ब्रेन इश्यूज भी आ जाते हैं, यानी वहां पे जो एरिया आपका जहां से सिग्नल मिलना था कि कब सांस की जो मांसपेशियां सिकुड़ेंगी, कब खुलेंगी, तो वो भी उसमें भी इश्यूज होते हैं और साथ में ब्लॉकेज भी होती है, तो जिसको हम कॉम्प्लेक्स स्लीप एपनिया के केसेस आप कैसे देखें, कैसे पहचानें, क्या लक्षण होंगे स्लीप एपनिया के केसेस में। सबसे मेजर और सबसे कॉमन जो सिम्टम है वो स्नोरिंग है, खर्राटे हैं। स्नोरिंग, और स्नोरिंग भी इसका बहुत प्रोमिनेंट होता है, यानी बहुत ही लाउड स्नोरिंग देखा जाता है। एक नॉर्मल स्नोरिंग रहता है बट इसका लाउड प्रोमिनेंट स्नोरिंग रहता है, और इसके जो पेशेंट होते हैं, मरीज होते हैं, वो नींद से उठ जाते हैं क्योंकि सांस लेने में दिक्कत होती है, तो नींद से उठ जाना और हर एक टाइम जैसे कि बहुत एक पर्टिकुलर टाइम पे उठ जाना, अवेकनिंग हो जाना, यूरिनेशन नाइट में ज्यादा होना
और बहुत एंजाइटी डिप्रेशन के भी सिम्टम इनमें देखे जाते हैं। रेस्टलेसनेस भी ये होते हैं, थोड़े बेचैन भी होते हैं। स्लीप डिसऑर्डर्स, स्लीप की भी दिक्कत, नींद की भी इसमें दिक्कतें होती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो नींद उखड़ जाना, बार बार इंसोम्निया के सिम्टम्स भी आ जाते हैं। कहीं ना कहीं स्लीपीनेस ड्यूरिंग डे टाइम में थोड़ा स्लीपी रहना, डिजी रहना, ड्राउजी रहना, ये सिम्टम भी देखे जाते हैं। बाकी केस के ऊपर भी डिपेंड करेंगे कि कौन से टाइप का है और कितना केस है। केस ज़्यादा मॉडरेट है, बहुत ही सीवियर है, केस में भी साइन और सिम्टम यानी कि लक्षण डिपेंड करते हैं। तो ये बेसिक हैं, मेन फीचर्स हैं जो डायग्नोसिस की ऐसे केस डायग्नोस कैसे किया जाता है, क्या जांचें जरूरी होती हैं, कौन से टेस्ट किए जाते हैं स्लीप एपनिया को कंफर्म डायग्नोसिस देने के लिए। कि स्लीप एपनिया का डायग्नोसिस जो है आपका पूरा मेडिकल हिस्ट्री लेना, कि आपको ड्रग तो यूज नहीं हुआ है, ओपियोइड कोई ऐसा आपने ड्रग यूज करा हो, आपका फैमिली हिस्ट्री पूरा देखना कि फैमिली में किसी को ये कंडीशन तो नहीं रही है। तो ये एक तरह से आपका पूरा मेडिकल हिस्ट्री लेना, फिजिकल एग्जामिनेशन करना, यानी आपका पूरा एग्जामिन करना फिजिकली कि डिजी, ड्राउजी, डल तो नहीं है आप, या फिर पूरा टॉन्सिल्स, एडिनॉइड्स, कोई ऑब्स्ट्रक्शन, कोई ब्लॉकेज तो नहीं है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो ये करना। कुछ स्लीप टेस्ट भी किए जाते हैं, सोमनोग्राम में पूरा आपका स्लीप स्टडी करा जाता है कि स्लीप के टाइम पे आपकी ब्रेन एक्टिविटीज क्या हैं और किस किस तरीके से जो है आपकी ब्रीदिंग एक्टिविटीज हैं, यानी पूरा एक एक्टिविटी देखा जाता है स्लीप के टाइम पे। तो काफी हेल्पफुल ये टेस्ट होता है और भी बहुत से इसी से रिलेटेड टेस्ट भी किए जाते हैं। आपका पूरा सिम्टोमेटिक कलेक्शन पूरा, कि आपका पूरा इंडिविजुअली केस क्या है, वो कॉम्प्लिकेशन पे क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं अगर हम इसको ट्रीट ना करें। लेकिन ट्रीट ना करने पे जैसा हमने स्टार्टिंग में भी बताया था, रिस्क फैक्टर्स में हाई ब्लड प्रेशर के केसेस देखे जाते हैं, डायबिटीज के केसेस देखे जाते हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी देखा जाता है इसके कॉम्प्लिकेशन में। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। बात करते हैं हम ट्रीटमेंट पार्ट की। देखिए ट्रीटमेंट, चाहे हम एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट डिस्कस करें या फिर होम्योपैथी, दोनों में ये जानना बहुत जरूरी रहेगा कि आपका केस माइल्ड है, मॉडरेट है या फिर सीरियस केस है। तो इस तरीके से केस के अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट बेस्ड रहेगा। अगर आपका माइल्ड मॉडरेट केसेस में आपको मेडिसिनल हेल्प मिल जाती है, मेडिसिन दे के आपका थोड़ा लाइफ स्टाइल चेंज करके और दवा दे के आपको राहत मिल जाती है। लेकिन अगर आपके सीरियस केस है, क्रिटिकल केस है, तो उसमें आपको कुछ अप्लायंसेस और कुछ डिवाइसेस दी जाती है लगाने के लिए। सीरियस अगर केसेस होते हैं, CPAP एक डिवाइस होती है। तो देखिए CPAP डिवाइस में भी क्या होता है, नॉर्मली आपका जो प्रेशर रहता है वो एयर प्रेशर जो रहता है, इसमें कॉन्टिन्यूस एयर प्रेशर, यानी आपको ऐसा डिवाइस दिया जाता है कि जो थोड़ा हाई प्रेशर जिसका रहता है, आपके आसपास जो एयर होती है उससे ज्यादा प्रेशर जो है आपको दिया जाता है, तो उस डिवाइस के थ्रू, तो जिससे कि आपको ब्रीदिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये डिवाइस, और आजकल ऑटोमेटिक भी आती है, यानी ऑटो CPAP, ये भी ऐसी भी डिवाइस होती है जो ऑटोमेटिकली आपका एयर प्रेशर एडजस्ट कर लेती है। डिवाइसेस आजकल आने लगी हैं। ऑरल अप्लायंसेस की अगर हम बात करें जो कि ऑरली सेट करे जाते हैं, तो काफी ये कंप्लीटली डिपेंड करेगा कि आपका केस कितना क्रिटिकल है, कितना सीरियस। होम्योपैथी कैसे, कितना स्कोप है होम्योपैथी में स्लीप एपनिया के केसेस में, और कौन सी मेडिसिन कब यूज करनी है। और वैसे तो काफी सारी मेडिसिन होती हैं, बट केस क्या है वो बहुत डिपेंड करेगा कि आपको ब्लॉकेज है या फिर वहां पे कोई ग्रोथ है, टिश्यू ग्रोथ है, बच्चों का केस है या बड़ों का केस है। देखिए लैकेसिस हमेशा टॉप करती है चार्ट को जब भी हम स्लीप एपनिया की बात करते हैं। स्लीप एपनिया में लैकेसिस नंबर 1, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के केसेस में लैकेसिस बहुत अच्छा काम करती है, तो इसको आप ले सकते हैं। देखिए दवा का कलर भी अलग हो सकता है, दवा की पावर भी बदल सकती है। 30 या 200 हमेशा ड्रॉपर में मिल जाए तो 1-1, 2-2 बूंदे सुबह दोपहर शाम खाने से पहले। लैकेसिस के सिम्टम्स होंगे कि एक तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है और आप रात को उठ जाएंगे। लैकेसिस में वैसे हमेशा रात में प्रॉब्लम बढ़ती है, नाइट एग्रीवेशन है, तो आपको नींद में दिक्कत होना, नींद से उठ जाना, लंबी लंबी सांस लेना, तो ऐसे कुछ सिम्टम्स आते हैं। कार्ब, देखिए अमोनियम कार्ब भी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में बहुत अच्छा काम करती है। जैसे अगर हम बात करें टॉन्सिल्स की, एडिनॉइड्स की, तो ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो आप ऐसे केसेस में जिसमें आपको विजिबली जैसे टॉन्सिल्स बहुत बढ़ जाते हैं या फिर एडिनॉइड्स की ग्रोथ देखी जाती है, तो आप ये दवा यूज कर सकते हैं। फॉर्म में है, मुंह में लेनी है और एक बार में एक ही दवा यूज करनी है। दवा वाला पार्ट अच्छे से देखना है, जो सिम्टम ज्यादा से ज्यादा क्लोज हो, मैच करें, आपको सिर्फ वही दवा यूज करनी है। काफी सारी मेडिसिन इनकी हो यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो इन सभी मेडिसिन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और अगर आप इंडिविजुअल कंसल्ट करना चाहते हैं तो वीडियो में जो दिया गया व्हाट्सएप नंबर है या फिर कॉलिंग नंबर है, वहां पे भी आप कॉन्टैक्ट करके जो है अपना अपॉइंटमेंट बुक करके इंडिविजुअल ट्रीटमेंट देख सकते हैं। देखिए ओपीएम आपको तब दिया जाता है जब आपको प्रोमिनेंट स्नोरिंग, यानी बहुत ज्यादा खर्राटे लेते हैं, आपको इतना ज्यादा प्रॉब्लम होता है कि उसके साथ साथ खर्राटे बहुत ही प्रोमिनेंट होते हैं,
तो वैसे केस में आप ओपियम देख सकते हैं, सेम वैसे ही 1-2 बूंदे सुबह दोपहर। देखिए सैम्बुकस नाइग्रा भी बहुत अच्छा मेडिसिन रहेगा। सैम्बुकस नाइग्रा बच्चों में अगर स्लीप एपनिया के केसेस हैं, यानी किड्स में अगर ये स्लीप एपनिया देखा जाता है तो सैम्बुकस बहुत अच्छा मेडिसिन निकलता है। और लैम्ना माइनरा भी एक बहुत अच्छा मेडिसिन माना जाता है अगर आप में एडिनॉइड्स हैं, एडिनॉइड्स की वजह से स्लीप एपनिया है तो लैम्ना माइनरा ले सकते हैं। एक ग्रैंडिलिया मदर टिंचर भी आता है, ग्रैंडिलिया मदर टिंचर को थोड़े से पानी में लेना रहेगा, 5-10 बूंदे 2-4 चम्मच पानी मिक्स करके ले सकते हैं। अस्थमैटिक केसेस, अगर अस्थमा के साथ साथ आपको स्लीप एपनिया, दोनों कंडीशन में वीडियो आपकी मदद कर सके, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगे तो प्लीज आप वीडियोस लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं अपडेटेड रहने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम, कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।